नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए सोल थर्ड सेमेस्टर बीए पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया बुक का नाम है और हिंदी में इसका नाम है भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। मैंने जैसा कि आपको बताया था, न्यू सिलेबस है कॉलेज के बच्चों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी हमने इसके कई सारे पार्ट में वीडियोस को रिलीज किया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में भी मैंने आपको संघवाद को पढ़ा रखा है और गठबंधन को पढ़ा रखा है। ये दोनों पॉइंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो रखा है और इन दोनों के वीडियोस भी आ चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं राजनीतिक दल के बारे में। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है राजनीतिक दल के अंदर, देखिए ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये आपके लिए वीवीआई टॉपिक रहेगा, क्योंकि पिछले साल भी कॉलेज के बच्चों को सोल में 5th सेमेस्टर में भी और 2nd सेमेस्टर में भी राजनीतिक दल के बारे में पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो पॉलिटिकल साइंस में आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना पड़ेगा ही। तो आज हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक दल में सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक दल क्या होता है। हमारे देश में कई राजनीतिक दल है। पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करो तो हमारे देश में कमी नहीं है, लेकिन इसके भी कई प्रकार हैं। कुछ तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कुछ को तो अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए तो मैंने लगभग मेरे हिसाब से मैंने 600 से 700 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज देखी है। अब उन सभी को यहाँ पे लिस्ट करना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर में आपको कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल के बारे में बताऊंगा जो राष्ट्रीय स्तर पर अभी सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, कई प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है जो राजनीति करता है, पॉलिटिक्स करता है, कहीं क्षेत्र के हिसाब से, कहीं राष्ट्र के हिसाब से। तो जो चुनाव लड़ते हैं, समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी होता है क्या है, राजनीतिक दल क्या होता है, जो चुनाव लड़ता है। अक्सर आपने राजनीति में लोगों को हिस्सा लेने के लिए जनप्रतिनिधि और प्रतिनिधि को चुनते हुए देखा होगा। तो ये क्या है, जो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल की उपस्थिति वास्तव में राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ स्थिति है। कहीं भी डेमोक्रेसी की अगर बात होगी, अगर डेमोक्रेटिकल कंट्री है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे आम जनता के द्वारा मतदान किया जाता है। मतदान के बाद लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, प्रतिनिधि को चुना जाता है, प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुना जाता है। तो ये एक डेमोक्रेटिकल कंट्री का प्रोसेस है जो उसको हेल्दी बना के रखता है। अगर आप डेमोक्रेसी से आम चुनाव हटा दो, राजनीतिक पार्टी हटा दो, तो वो तानाशाही हो जाएगा, वो राजशाही हो जाएगा, फिर वो डेमोक्रेसी नहीं रह पाएगा। देखिए, राष्ट्र के लिए एक स्वस्थ स्थिति है, मतलब कि एक देश को हेल्दी रखने के लिए, उसके सभी संविधान के नियम कानूनों को सही तरीके से चलाने के लिए राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम बात राजनीतिक दल की कर रहे हो ना, तो यह लोगों को अधिक विकसित और प्रभावी निर्णय लेने का विकल्प देता है। राजनीतिक दल में क्या होता है कि एक राजनीतिक दल तो होता नहीं, कई प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं और जनता अपने हिसाब से अपने पार्टी का चुनाव करता है। उसके पास क्या होता है, विकल्प होता है, ऑप्शन होता है। इसके अलावा यह अन्य राजनीतिक दलों को चुनाव जीतने और राष्ट्र प्रशासन करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं उनसे बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। आपको पता है कि भारत में उसी की सरकार बनेगी जिसको जनता सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब जनता किसको सपोर्ट करेगा, जो पहले अपने प्रतिद्वंदी जो होते हैं, क्योंकि इसमें तो कई सारे होते हैं जिसके साथ इनका अपना अखाड़ा खुला हुआ होता है, आप कह सकते हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा ही होता है। जैसे कि अगर अभी की हम बात कर लें तो बीजेपी भी है और इसके अलावा कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है। हमारे बिहार में भी 2-3 पार्टी हैं जो चुनाव लड़ते हैं। तो इन सभी के बीच में एक अच्छे नेता का, एक अच्छे पार्टी का चुनाव करना यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपने जनता के लिए सबसे सर्वोत्तम बेहतर काम करेगा, जनता उसे ही चुनेगी। तो यहाँ पे बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। राजनेता जो है वो अधिक से अधिक अपने जनता पर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है कि अभी के समय में राजनीति में क्या होता है, राजनीति लूट खसोट का एक हिस्सा बन गया है। यह राजनीतिक दलों की मूल पृष्ठभूमि है। मूल पृष्ठभूमि कहने का मतलब है राजनीतिक दल का आधार बेस यही होता है। लेकिन एक राजनीतिक दल क्या है, हमें एक राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आखिर डेमोक्रेटिकल कंट्री में
राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है, और अगर राजनीतिक दल डेमोक्रेटिकल कंट्री में होता है तो किस प्रकार से कार्यों को करता है, इन विषयों को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप 7, 8, 9 क्लास में होते तो शायद इतनी बातें लिख देते तो आपको नंबर मिल जाता, लेकिन कॉलेज के बच्चों को इतने लिखने से काम नहीं चलने वाला, उनको और बेहतर लिखना पड़ेगा। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूं। राजनीतिक पार्टी का परिचय एक बार देख लेते हैं कि परिचय क्या है। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, हम सिर्फ और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व में जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां भी राजनीतिक पार्टी है, उनका परिचय मतलब उनको आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, उनको व्याख्या कैसे कर सकते हैं। एक राजनीतिक दल मूल रूप से लोगों का एक समूह होता है। क्या होता है? राजनीतिक दल जो है वो मूल रूप से एक लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, और ये लोग सरकार में सत्ता बनाए रखने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आते हैं सरकार में सत्ता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अगर आपको मैं भारत का एग्जांपल दूं तो भारत देश में यदि आपको अपना सरकार बनाना है तो सबसे पहले आपको भारत देश में मतदान के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है उसमें बहुमत हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आप सरकार का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, किसी सरकार के निर्माण करने के लिए ये लोग क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। यह मतदाताओं को हितों, चिंताओं और लक्ष्यों को समान समूहों का समर्थन करने के लिए संगठित करने का एक तरीका है। अब देखिए, मतदाता मतलब जो वोट दे के इन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, इनके हितों की बात, इनकी व्यवस्था की बात, इनके स्वास्थ्य की बात, इनके घरों की बात, इनके एम की बातों को ध्यान में रखते हुए ये इन मतदाताओं से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल की प्राथमिक भूमिका राजनीतिक एजेंडा और नीतियों को तय करना है। राजनीतिक एजेंडा का कहने का मतलब है, आपने अक्सर सुना होगा, चुनाव के समय में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आपके लिए स्कूल खुलवाएंगे, हम आपके लिए कॉलेज खुलवाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, घर बनाएंगे, आपके बहू बेटियों को बचाएंगे। लेकिन अभी के समय में थोड़ा सा उल्टा हो गया, पानी नहीं देंगे, बहू बेटियों की इज्जत लुटवा देंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में चल क्या रहा है। तो ये राजनीति का ना जो पृष्ठभूमि मैंने आपको समझाया था, जो मैंने आपको आधार समझाया था, ये अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है ना, इसका मतलब ही बदलता जा रहा है। आज के समय में आप किसी भी राजनेता की बात कर ले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप सही मायने में देखिए तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनता की तरफ ध्यान देता हो, आम आदमी की तरफ ध्यान देता हो, उसके कष्टों से दुखी होता है? नहीं, उन्हें अपना घर भरना है, उनका अपना परिवार भरना चाहिए, उनके अपने घोटाले भरने चाहिए, स्विच बैंक के अकाउंट भरने चाहिए, ये सारी चीजें होती है। तो ये राजनीति का थोड़ा सा एजेंडा अभी के समय में बदलता जा रहा है। इसलिए प्रत्येक पार्टी यह दावा करके लोगों को मनाने की कोशिश करती है कि उनकी नीतियां अन्य पार्टियों की तुलना में बेहतर है। सभी लुभाने की कोशिश करते हैं। आपने क्लास 12th 11th में पढ़ा है कि लुभावने वादे करते हैं। जनता में आक्रोश कब आता है? जब राजनीतिक दल, पार्टी नेताओं के द्वारा उन्हें लुभावने वादे किए जाते हैं। यही क्या, आपके घर बनवाए जाएंगे, आपके लिए शौचालय बनवाए जाएंगे, आपके लिए स्कूल बनवाए जाएंगे, आपके लिए सड़क बनवाया जाएगा, आपके लिए राशन सस्ता किया जाएगा। मतलब तो जनता को और क्या चाहिए? एक आम आदमी जो प्रतिदिन नौकरी करके जीविका अपना चला रहा है, उसकी मतलब उतनी हाई क्वालिटी की सैलरी नहीं, उसे क्या चाहिए? सब चीज सस्ता होगा तो वो आराम से उन चीजों को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लुभावने वादे तो कर देते हैं, लेकिन किए गए वादे को वो चुनाव के बाद भूल जाते हैं। तो उनकी नीतियां अन्य पार्टियों की तुलना में बेहतर है, ये समझा के वो जनता से मत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यही राजनीतिक पार्टी का परिचय के रूप में आप बता सकते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। व्यापक दृष्टिकोण से एक राजनीतिक दल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग सरकार से बात कर सकते हैं और किसी भी देश के शासन में अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल में 3 मुख्य घटक होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि अगर सही मायने में देखें तो राजनीतिक दल एक माध्यम है, एक ब्रिज है जो सरकार को जनता से जोड़ता है। अगर जनता में किसी प्रकार की परेशानी आ जाती है तो वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं होता, जनता अलग मरती रहती है, सरकार अलग मौज देते रहते हैं। तो देखिए, ये सारी बातें तो हैं कि हम किताबी बातों को अगर देखें और पृष्ठभूमि को देखें, जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत चीजें अलग अलग आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम राजनीतिक दल की बात करते हैं तो यह एक माध्यम है, ब्रिज है, जिसके माध्यम से जो आम लोग हैं सरकार से बात कर सकते हैं।
सरकार कहने का मतलब है जिनको हमने जनप्रतिनिधि देके सरकार में चुनाव करवाया है, उनसे वो बात कर सकते हैं और किसी भी देश के शासन में अपनी बात रख सकते हैं। मतलब अगर उन्हें कुछ ऐसी चीजें लग रही है जो सही नहीं है, जो उनके व्यवस्था के लिए नहीं है, उनके भविष्य के लिए नहीं है, तो वो सरकार और शासन से बात कर सकता है। इसीलिए इसी कारण से प्रत्येक राजनीतिक दल में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसमें मुख्यतः 3 घटक होने चाहिए। ये कौन कौन से हैं? तो पहला तो नेता है, नेता वही जो सरकार को चला रहा है। दूसरा है सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य मतलब वही चेले चपाटे जो झंडा लेके पार्टियों का गुणगान करते रहते हैं, अपने राजनेताओं का गुणगान करते रहते हैं। अक्सर सड़कों पे आपने देखा होगा किसी पार्टी को अपना मतलब भौकाल दिखाना होता है। जब भी कोई पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे पार्टियों का ये एजेंडा है कि वो रैलियां करते हैं। तो रैलियां में आपने देखा होगा कि वो सक्रिय सदस्य को चुनते हैं, समर्थक को चुनते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, झंडा ले लेके उनके नारे लगाते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। हालांकि ये ऑफर मुझे भी कई बार आया है। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा बड़े क्लोज से इन सब पॉइंट्स को जानता हूँ। इसमें आपको 200-300 रुपए मिलते हैं, 200-300 रुपए। और अगर आपके पास बाइक है तो आपके बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल मिलेगा। और फिर आपको क्या करना है, नेताजी के पीछे अपने बाइक में एक झंडा ले लेना है और उसको नारा लगाते रहना है। मतलब कोई आगे से बोलेगा नेताजी तो आपको बोलना है अमर रहे, मतलब वो कभी नहीं मरे, ऐसा करना पड़ता है आपको। और ये समर्थक लोग और सक्रिय सदस्य यही काम करते हैं, किसके लिए? नेताओं के लिए। मौज किसका है? नेताओं का। हालांकि मौज सक्रिय सदस्य का भी है, इन्हें भी थोड़ा बहुत माल पूंजी मिल जाता है। लेकिन जो समर्थक होते हैं ना, ये समर्थक बेचारे 200-300 और 1 लीटर पेट्रोल और शाम का 1 क्वार्टर किसी भी कंपनी का चलेगा। क्वार्टर आपने समझ लिया होगा, वो दारू वगैरह है। इस पे ये अपना पूरा समर्थन नेताजी को दे देते हैं। पूरे दिन धूप छांव बरसात में उनके पीछे जय श्री राम करते रहते हैं। हालांकि जय श्री राम नहीं करते, वो उनके नाम का पूरा अपना परचम लहराते रहते हैं। हालांकि ये 3 पॉइंट जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक अगर किसी पार्टी के अंदर हैं तो आम जनता अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में मतलब आसानी उसको हो सकती है, वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो इसके काम क्या है, ये कौन कौन से कामों को करता है? तो हर राजनीतिक दल को कई कार्य करने होते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको कई प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है। एक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करके चुनाव लड़ता है या लड़वाता है। आपने देखा होगा कि एक राजनीतिक दल जो होता है, जो पार्टीज होती है, उसका एक नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये क्या करता है, चुनाव के समय में अपने उम्मीदवारों को चयन करता है कि हमारे दल से ये नाम का व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ेगा। ये तो आपने देखा ही है कि ये जो सांसद या फिर विधायक, इनका चुनाव होता है, इसका नाम का घोषणा कौन करता है? पार्टी करता है, यही राजनीतिक पार्टी करता है, ये चुनाव लड़वाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इनके देशों में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सदस्यों और समर्थकों द्वारा किया जाता है। मतलब हमारे भारत में तो चलो मोदी जी का अगर बीजेपी है तो मोदी जी डिसाइड करेंगे कि भाई, या फिर उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जगह से कौन सा व्यक्ति खड़ा होना है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता। उनके उम्मीदवार अर्थात कैंडिडेट, वहां पे विधायक और सांसद को सेनेटर कहते हैं, तो उनके उम्मीदवारों का चयन जो है वो पार्टी के सदस्य ही करते हैं और उनके समर्थकों द्वारा किया जाता है। कोई भी एक व्यक्ति उसमें तानाशाही नहीं दिखा सकता है। दूसरी ओर भारत जैसे देशों में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा किया जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया, ये हमारे भारत और अमेरिका में अंतर है। हमारे भारत में क्या होता है कि पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं, जैसे अभी हम सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी हैं वो शीर्ष नेताओं में आते हैं, तो उनके द्वारा ही सदस्यों का चयन होगा। वो जहां से जिस व्यक्ति को खड़ा करने की कोशिश करेंगे वो व्यक्ति वहां से खड़ा होगा। लेकिन अमेरिका में अलग है। अमेरिका में पार्टी के लोग सारे मिलके, सदस्य समर्थक मिलके ही अपने सेनेटर का चुनाव करते हैं। हर पार्टी की अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम होते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है सबके काम करने के तरीके अलग हैं, सबके प्रचार करने के तरीके अलग हैं, सबके एजेंडे अलग होते हैं, सबके लूट खसोट, घर लूटने का अपना नजरिया अलग होता है। कोई ज्यादा लूटता है, कोई कम लूटता है। जो ज्यादा लूटता है वो ज्यादा बदनाम होता है, जो कम लूटता है वो लंबे समय तक लूटता रहता है। मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रमों के अनुसार चुनाव करता है। मतदाता को जो अच्छा लगा,
देखिए यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ ना, आप उनको अपने एग्जाम के कॉपी पे मत लिख दीजिएगा, क्योंकि आप अब कॉलेज के बच्चे हैं। तो मैं जो ये पैसों के ऊपर नारा लगाने वगैरह की बात कह रहा हूँ, ये अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो शायद आपके नंबर नहीं आएंगे। इसलिए आप उन्हीं पॉइंटों को लिखे जो मैं आपको मूल रूप से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, हर पार्टी का अलग अलग नीति है, नियम है, अलग अलग एजेंडा होता है। मतदाता जो होते हैं, जो वोट करने वाले लोग होते हैं, उनको जिनके नियम पसंद आते हैं ना, वो उस प्रतिनिधि को वोट देके सरकार का चुनाव करते हैं। या फिर दूसरी भाषा में फिर से समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर कांग्रेस है और बीजेपी है, दो अलग अलग पार्टी हैं। अब दोनों के तरफ से हमारे पास ऑफर आया, 500 रुपए 5 लीटर पेट्रोल और एक फुल खंबा मिलेगा। और उधर से दूसरी पार्टी ने कहा कि नहीं, 1000 रुपए 2 फुल खम्मा और 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आजकल के समय में लोग जहां से ज्यादा माल आ रहा है उनका चुनाव करते हैं। तो ऐसे ही कुछ होती है हर एक पार्टी की अपनी अपनी मर्यादा, जिसमें वो लोगों को ऐसे लुभावने वादे करते हैं। हालांकि लोग भी तो बेवकूफ हैं। आज वो 500 1000 रुपए के लिए अपने वोट को बेच देते हैं, और वही राजनीतिक पार्टी उनको 5 साल तक वो 1000 रुपए जो है वो 10,000 रुपए के रूप में वसूल कर लेती है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक राजनीतिक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी के कामों के अंतर्गत आता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कहता है, एक लोकतांत्रिक देश में, मतलब डेमोक्रेटिकल कंट्री में, समान विचार रखने वाले लोगों का एक बड़ा समूह एक साथ मिलकर एक पार्टी का निर्माण करता है। एक पार्टी जो है, एक राजनीतिक पार्टी जो है, उसका निर्माण होता कैसे? एक राजनीतिक पार्टी के निर्माण करने के लिए एक तरह के सोच के व्यक्तियों का एक जगह ग्रुप बनता है, और फिर जाके एक पार्टी का निर्माण होता है। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को एक दिशा देता है। जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो विपक्ष का गठन करती है। ध्यान से समझिएगा, कोई जीतता तो एक ही व्यक्ति है, पार्टीज कई सारी होती है, लेकिन उसमें चुनाव जीतने में एक ही सरकार का अहम भूमिका होता है। जो व्यक्ति सरकार चलाता है या चुनाव जीतता है वो तो सरकार बना लिया, लेकिन जो पार्टी हार जाती है वो पार्टी विपक्ष में बैठता है। विपक्ष मतलब है कि वो सरकार में तो नहीं होता, लेकिन सरकार के कार्यक्रम, काम, इन सब के ऊपर वो सवाल उठा सकता है। अलग अलग विचार व्यक्त करते हैं और सरकार की विफलताओं की आलोचना करते हैं तथा सरकार के खिलाफ विपक्ष को संगठित करते हैं। ध्यान समझिएगा, जब भी सरकार जो है वो किसी भी काम में सफल नहीं होती है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये विपक्ष में बैठे लोग अपना अहम योगदान देते हैं। हालांकि देखिए, विपक्ष भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक सरकार को बैलेंस करने के लिए। अगर विपक्ष अगर मजबूत ना हो तो कई बार देखा गया है कि सरकार अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है, जो सरकार के द्वारा गलत कामों को आलोचना करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए। यदि मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं कर रहा हूं वही मैं सही मान रहा हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि एक व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा, उसका जो इच्छा होगा वो वही करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, राजनीतिक दल जनमत को आकार देता है। जनमत मतलब जनता के मत, वोट को आकार देता है। दबाव समूहों की मदद से पार्टियां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन शुरू कर देती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकार के निर्माण किए गए लोगों के द्वारा आम जनता के नियमों को, उनके समस्याओं को, उनके कामों को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वही आंदोलन शुरू हो जाता है, स्ट्राइक शुरू हो जाता है, रेगुलेशन शुरू हो जाता है। पार्टियां जो हैं, पार्टियां मतलब राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो सरकारी मिशनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच भी प्रदान करती है। स्थानीय पार्टी नेता नागरिक और सरकारी अधिकारी के बीच कड़ी का काम करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक पार्टी है, जब वो स्थानीय नेताओं का निर्माण करते हैं, जब लोकल लीडर का बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, लोकल लीडर जो है ना, वो स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रशासन और शासन के बीच में एक बैलेंस का काम करने में वहां के जो स्थानीय नेता होते हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इससे क्या होता है कि स्थानीय लोग जो होते हैं, स्थानीय लोग कहने का मतलब जो लोकल लोग होते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों का महत्व, राजनीतिक पार्टी जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, इनके महत्व क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। लोकतंत्र राजनीतिक दल की मौजूदगी के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि जो डेमोक्रेसी है, जो
लोकतंत्र है, ये बिना चुनाव के संभव ही नहीं है। जब आम जनता अपने इच्छा के अनुसार मत देके अपने नेताओं को चुन नहीं सकता, तो इसके बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रहता। यह राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से स्पष्ट है। अगर कोई राजनीतिक दल नहीं है तो चुनाव में हर उम्मीदवार स्वतंत्र उम्मीदवार होगा। किसी भी व्यक्तिगत उम्मीदवार में लोगों का कोई बड़ा नीतिगत बदलाव का वादा करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में देश कैसे चलेगा, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। अब मान लो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है मतलब कि राजनीतिक दल नहीं है, और राजनीतिक दल नहीं है इसका मतलब डेमोक्रेसी नहीं है। अगर राजनीतिक दल नहीं है तो हर लोग अपने आप को स्वतंत्र उम्मीदवार ही समझेंगे, क्योंकि कोई एक पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके माध्यम से वो चुनाव लड़ रहे हो। तो ऐसे में हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र या फिर कहेगा मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं, मेरा कोई दल नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देश के इच्छाओं की पूर्ति करने का जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता के समस्याओं का समाधान करने का जिम्मेदारी कौन लेगा? यह विफल हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लंबे समय तक केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र ही जीवित रह सकता है। राजनीतिक दल वे एजेंसियां हैं जो विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार एकत्र करती है, उन्हें सरकार के सामने पेश करती है। राजनीतिक दल के मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे काम है। लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, कहीं सड़क टूट गया तो उसको सरकार तक पहुंचाना, कहीं विद्यालय नहीं है तो उसको सरकार तक पहुंचाना, कहीं पे आम जनता के बीच में पानी का दिक्कत हो रहा है तो उसको भी सरकार तक पहुंचाना। ये सारी जिम्मेदारी एक राजनीतिक दल का ही तो है, एक राजनीतिक दल के कार्यों का ही तो है, एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं का ही तो है। तो ऐसे में यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगा, और डेमोक्रेसी है तो राजनीतिक दल का होना जरूरी है, मतदान होना जरूरी है, तभी राजनीतिक दल आपको डेमोक्रेसी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पार्टी सिस्टम। अब पार्टी जो है, पार्टी कहने का मतलब है राजनीतिक पार्टी। अब इसके सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो 3 प्रकार की होती है, यहां से आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा, दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि पार्टी सिस्टम क्या है। पार्टी प्रणालियां 3 प्रकार की होती है, मतलब इनके अंदर 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला है एक पक्षीय प्रणाली, दूसरा है 2 पक्षीय प्रणाली, और तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। ये तीनों प्रणाली जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पार्टी का जो सिस्टम होता है, किसी भी राजनीतिक दल का जो बनावट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, वो इन्हीं तीनों पॉइंटों पर निर्भर करता है। कौन सा? पहला है एक पक्षीय प्रणाली, दूसरा है 2 पक्षीय प्रणाली, तीसरा है बहुदलीय प्रणाली। अब हम बात करते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा कहता है एक पक्षीय प्रणाली क्या होता है। अब हम एक पक्षीय प्रणाली को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन तीनों पॉइंटों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए एक पक्षीय प्रणाली किसे कहते हैं। एक दलीय व्यवस्था में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होता। एक दलीय व्यवस्था कहने का मतलब है जिन देशों में सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है उसमें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी भागादौड़ी नहीं है। यहाँ अकेली पार्टी उम्मीदवारों को नियमित करती है। अकेली पार्टी मतलब एक ही पार्टी होता है और वही अपने उम्मीदवार का चुनाव करता है, और मतदाताओं के पास केवल 2 ही विकल्प होता है, यानी मतदान बिल्कुल ना करना या तो आप मतदान बिल्कुल ना करो। अब देखिए, अब इसको समझिए क्या है। एक पक्षीय प्रणाली में ऐसे देश आते हैं जिसके अंदर एक ही पार्टी होता है। बहुत सारे देश है जहां सिर्फ एक ही पार्टी है और यहाँ पे जनता के पास विकल्प 2 ही है, या तो आप इनके पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करें या फिर वोट ना करें। यहाँ पे विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है भारत की तरह बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, केजरीवाल को दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यानी मतदान बिल्कुल ना करना, या पार्टी द्वारा जो नियमित उम्मीदवार होते हैं, जो पार्टी के द्वारा चयनित उम्मीदवार होते हैं, उनके नाम के आगे हाँ या नहीं लिखे। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो सत्तावादी शासन कहाँ है? चीन में है, उत्तर कोरिया में है, क्यूबा में है, साम्यवादी देशों में प्रमुख रही है। ध्यान से समझिएगा, चीन, हम लोग बार बार कहते हैं कि चीन है, चीन है, चीन है, चीन ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है। चीन का जो अपना राजनीतिक स्तर है ना, वो हम लोगों से काफी ऊपर है। हमारे यहाँ तो दिक्कत इस बात का है ना कि अगर कोई फैसला सरकार लेने जाए तो उसके पीछे 10 नचनिए आपको आ जाएंगे कि ये काम नहीं करना, ऐसे नहीं होगा, वो जाति बिगड़ जाएगा, वो श्रृंखला बिगड़ जाएगा, वो मतदान का समस्या हो जाएगा। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन ने क्या दिया कि ये काम होगा मतलब होगा। वहां पे उनके पीछे कुत्ते की तरफ भौंकने वाले और राजनीतिक पार्टीज नहीं है। हमारे यहाँ समस्या बस इसी बात का है कि सरकार अगर किसी भी चीज के ऊपर फैसला लेती है तो उसके ऊपर 10 राजनीतिक दल टूट जाते हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इस कारण से देश हमारा हमेशा पिछड़ा रहता है। चीन ऐसे ही हमसे आगे नहीं है।
और चीन के अलावा उत्तर कोरिया, क्यूबा जैसे साम्यवादी देशों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? एक पक्षीय प्रणाली, जहां पे पार्टी जो है वो अपने मतदाताओं की सूची को तैयार करता है। अब जनता का काम है या तो उसको वोट दे या वोट ना करो, घर में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी तो है ही, पार्टी का सरकार चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। आप खुश नहीं हो, वोट मत दो, आप खुश हो जाके हाँ या नहीं लिखो। तो देखिए, अब देखिए, साम्यवाद के पतन से पहले यह व्यवस्था यूएसएसआर में भी प्रचलित थी। यूएसएसआर कहने का मतलब है सोवियत संघ रूस। यूएसएसआर आपको पता है, यूएसएसआर का सोवियत संघ रूस की बात हम कर रहे हैं। इसका विघटन 1991 में हुआ था। इससे पहले जब तक यह टूटा नहीं था, विघटित नहीं था, तब तक यहां भी ऐसी व्यवस्था थी। कौन सी? एक पक्षीय प्रणाली वाला, कि एक पार्टी रहेगा, उसके उम्मीदवार होंगे, आपको वोट देना है दो, अगर आप खुश हो तो, नहीं देना है तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा एक पक्षीय प्रणाली था। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दो पक्षीय प्रणाली। अब ये क्या है? क्योंकि एक पक्षीय प्रणाली, दो पक्षीय प्रणाली और बहुपक्षीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके अभी नहीं, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इसके ऊपर मास्टर करना चाहोगे तो वहां भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दो पक्षीय प्रणाली को समझ लेते हैं। द्विदलीय व्यवस्था में सत्ता दो प्रमुख प्रभावशाली पार्टियों के बीच स्थानांतरित होती है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए विजेता को अधिकतम वोट प्राप्त करने होंगे। हालांकि कृपया ध्यान रखें कि अधिकतम वोटों की संख्या बहुमत के बराबर नहीं होती है। ध्यान से समझिए, द्विदलीय व्यवस्था में सत्ता दो प्रमुख प्रभावशाली पार्टियों के बीच में स्थानांतरित होती है। ऐसे देश जहां पे दो पार्टी जो है वो सबसे शक्तिशाली है और जितने भी यहाँ पे मतलब शासन की व्यवस्था होगी या मतदान की व्यवस्था होगी या चुनाव की व्यवस्था होगी या सरकार बनाने की व्यवस्था होगी, ये दो प्रमुख प्रभावशाली पार्टी के बीच में ही होगी। इसलिए चुनाव जीतने के लिए जिसको चुनाव जीतना है, जिसको सरकार का निर्माण करना है, उसे अधिकतम वोट प्राप्त करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा मत प्राप्त करने होंगे। हालांकि अधिकतम वोटों की संख्या जो होती है, मतलब बहुत ज्यादा जो वोटों की संख्या होती है, वो बहुमत के बराबर नहीं होती है। बहुमत के बराबर कहने का मतलब है उसे बहुत ज्यादा बहुमत प्राप्त नहीं होता। अब देखिए, इसीलिए छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों में विलय कर लेती है। हमारे भारत में भी आपने कई बार देखा होगा। मैं यहाँ पे दो जो दलीय व्यवस्था है या दो पक्षीय व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमारे भारत में अभी के समय में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में छोटी छोटी जो दो दल है वो इसमें विलय हुई है और तब जाके नरेंद्र मोदी का सरकार बना है। तो अक्सर जब बड़ी पार्टियों को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ अपना मर्ज हो जाते हैं या फिर चुनाव से बाहर हो जाती है। कनाडा और ग्रेटर ब्रिटेन में ऐसी संसदीय प्रणाली प्रचलित है जिससे दो पार्टियों के पास सबसे ज्यादा सीटें होती है। ध्यान समझिएगा, कहां पे है? तो कनाडा में है और ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी ही द्विपक्षीय प्रणाली व्यवस्था है जिसमें दो पार्टियां सबसे अहम रोल निभाती है और अगर कभी उनको बहुत ज्यादा वोटों की जरूरत पड़ती है या फिर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं वो उनके साथ विलय हो जाती है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बहुदलीय प्रणाली। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुदलीय प्रणाली आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है वो हमारे भारत जैसे देशों में भी है जहां पे जिसको मन हो, जितना मन हो आप दल बना लो, दल बना के सरकार के अंदर छीछा लेदर कर दो। तो देखिए, सरकार का तीसरा और सबसे आम रूप जो है वो बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय मतलब एक दल, दो दल से ज्यादा दल। ऐसी प्रणाली में तीन या अधिक दल होते हैं, तीन दल या इससे अधिक होते हैं। जैसा कि आपने भारत में देखा है, हमारे यहाँ तो राजनीतिक दल इतने हैं, इतने ज्यादा नेताओं की संख्या है, अलग अलग या गठबंधन में सरकार पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता रखते हैं। ध्यान समझिएगा, अलग अलग या गठबंधन में सरकार पर नियंत्रण। गठबंधन का मतलब ही होता है दो अलग अलग पार्टियों को आपस में मर्ज करके उनसे बहुमत प्राप्त करना। अगर किसी भी पार्टी को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो कई पार्टियां मिलकर गठबंधन की सरकार बनाती है। भारत जैसे देश बहुदलीय व्यवस्था का पालन करते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि बहुदलीय व्यवस्था अक्सर देश में राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनती है। बात सही है, अगर देश के अंदर बहुत ज्यादा दल है, बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टी है तो वो देश अस्थिर ही रहता है, कभी वो मतलब स्थिर हो ही नहीं पाता है। तो भारत में भी तो आपने अक्सर देखा होगा कि अभी कांग्रेस के साथ भारत मतलब नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत की जितनी भी पार्टीज थी सब एक साथ मिलकर भारत का निर्माण किया, इंडिया का निर्माण किया, फिर भी जीत नहीं सके।
तो ये क्या है, ये एक देश में अस्थिरता लाना ही है। इससे देश के अंदर अस्थिरता आता है। बहुदलीय व्यवस्था जो है इसका पालन करने वाला देश कभी सही रूप से तरक्की नहीं कर सकता। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत के सभी मुख्य राजनीतिक दलों की सूची। अब हम बात करेंगे कि भारत में कितने मुख्य रूप से राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इस पार्टीज के नाम पे सबसे पहले जो आपको जानना है वो जानना है भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके निर्माता के रूप में जाना जाता है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटो है और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी, जो हमारे इस बीजेपी के वर्तमान समय में प्रमुख और शीर्ष नेता के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि मैं एक बार और आपको बता दूं कि बीजेपी के तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और इसके निर्माता जो हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और अभी के समय में, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी इसके शीर्ष नेता के रूप में जाने जाते हैं। 1980 में इस पार्टी का निर्माण हुआ था। सबसे पहले नंबर पे आने वाली ये पार्टी है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है बहुजन समाज पार्टी, जिसे हम बीएसपी कहते हैं। 1984 में इसका निर्माण हुआ था। काशीराम, ये जो है वो काशीराम है, यही है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1984 में इसका निर्माण किया था। और वर्तमान समय में अभी ये जो आपको महिला दिख रही है, ये जो महिला आपको दिख रही है, ये मायावती है, जो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की शीर्ष नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम। 1964 में इसका निर्माण हुआ, 1964 में। और देखिए ज्योति बसु ये है, ईएमएस नंबूदरीपाद ये है, हरे कृष्ण कोनार ये है और कुचलपल्ली सुंदरैया का हमें इमेज नहीं मिला था तो हम उनका इमेज नहीं लगाए। और ये वर्तमान समय में सीताराम येचुरी जो है वो इसके शीर्ष नेता हैं और इन सभी ने मिलके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया था सीपीएम 1964 में। नेक्स्ट हमारा है अगला स्लाइड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए कांग्रेस तो हालांकि बहुत पुराना पार्टी है, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्होंने इसका निर्माण किया था। ये है अंग्रेज रिटायर्ड एक ऑफिसर थे, इन्होंने इस पार्टी का निर्माण किया। और मल्लिका अर्जुन जो है वो वर्तमान समय में, मल्लिका अर्जुन याद रखिएगा, मल्लिका अर्जुन खड़गे नाम है इनका, ये अभी कांग्रेस के सुप्रीमो में है, मतलब सबसे अव्वल नेता या सुप्रीम शीर्ष कह सकते हैं वो यही है। इसका निर्माण 1885 में हुआ था। ऑलरेडी आपने कई बार पढ़ रखा है इस कांग्रेस के बारे में। तो ये जो 5 पार्टी थी, इसमें अब हम अगले पार्टी की बात करेंगे। ये है नेशनल पीपुल्स पार्टी, 2013 में इसका निर्माण हुआ और ये अपने भारत की ही पार्टी है। और पीएस संगमा जो है ये, इन्होंने इसका निर्माण किया था। वर्तमान समय में उन्हीं के पुत्र हैं कॉनरॉड कोंकल संगम, ये अभी इस पार्टी के शीर्ष के रूप में है। इसका निर्माण 2013 में हुआ था। त्रिपुरा साइड की ये पार्टी है और काफी फेमस पार्टी है, अच्छी पार्टी है और ये जनता के लिए सही काम भी करता है। अगला पार्टी हमारा है आम आदमी पार्टी। सभी जानते हैं 2012 में इसका निर्माण हुआ। अरविंद केजरीवाल इसके सुप्रीम लीडर है, वर्तमान समय में जेल में है। लेकिन इस पार्टी के निर्माण में अरविंद केजरीवाल शीर्ष नेता पे हैं और इसके निर्माता के रूप में भी लोग इन्हीं को जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी का निर्माण किया था। तो ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो अभी शीर्ष पे हैं और वर्तमान समय में इन्हीं पार्टियों का पूरे देश में दबदबा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जितनी भी पार्टीज थी वो इंपोर्टेंट था और यहाँ पे समाप्त भी हो गया है। इस प्रकार से चैप्टर 2 का जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।